नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स के ख़ास मुद्दे में आज हम एक ख़ास मुद्दे पर ही बात करेंगे। और ये ख़ास मुद्दा जो है ये हम सब से जुड़ा हुआ, पूरे हरियाणा से जुड़ा हुआ है और चिंता का विषय बना हुआ है कि किस तरीके से हरियाणा के गांव में गैंगस्टरिज्म बढ़ रहा है, किस तरह से हमारे युवा जो है भटक करके ऐसे रास्ते पर चले गए हैं जहां से पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं बचा है। तो आज हम बात करेंगे रोहतक ज़िले के गांव रिटोली की। रिटोली गांव जो एक समय में किसानी, खिलाड़ी और मेहनतकश लोगों के रूप में जाना जाता था, आज वो गांव हिमांशु भाऊ और अंकित बाबा, दो गैंगस्टर के नाम से जाना जाता है और जो खून की होली खेल रहे हैं। इस गांव की पहचान जो है अब ज़रा बदल चुकी है, क्योंकि हरियाणा का कोई गांव उठा लीजिए, वर्ल्ड वार 1 से आप ले लीजिए, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, ऐसी कोई लड़ाई नहीं जो देश ने लड़ी हो जिसमें हरियाणा के गांव से भागीदारी ना हो। लेकिन जिस रिटोली गांव की आज हम चर्चा करेंगे अपने ख़ास मुद्दे में, वो एक ऐसी कहानी है जिसमें दो दोस्त बचपन में साथ पढ़ते थे, सहपाठी थे, एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे, लेकिन बाद में वो बन गए बड़े गैंगस्टर और अपना अपना गैंग चला रहे हैं। और दोनों आज एक दूसरे की जान के दुश्मन है। उनमें से एक तो अब विदेश भाग चुका है और दूसरा जो है वो अभी जेल में है। तो सतसिंह जी, हमारे रोहतक से 15 किलोमीटर दूर है रिटोली गांव। और रिटोली गांव अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले गोलियों की धाएं से दहल उठा और एक अनिल नामक युवक की बेरहमी से 15 से 18 फायर के साथ उसकी बेरहमी से हत्या की गई। ओपी जी, ये जो हुआ है इसके पीछे इतिहास है, ऐसा एकदम अचानक नहीं हुआ, ये एक्सपेक्टेड था। जो दो आपने कुख्यात गैंगस्टर्स का नाम लिया, अंकित बाबा और हिमांशु भाऊ, ये दोनों अपना अपना गैंग चला रहे, दोनों ही रिटोली से संबंध है और दोनों साथ पढ़ते थे। तो आज हम बताएंगे कि ये जो दो गैंगस्टर एक ही गांव के कभी अच्छे दोस्त होते थे। तो हम थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। तो अंकित और जो बाबा है, इनके भाई है सन्नी रिटोलिया। सन्नी रिटोलिया और हिमांशु दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे और काफ़ी इनमें उठ बैठती गांव में साथ रहते थे, साथ स्कूल में जाते थे, साथ में खेलते थे। लेकिन 2019 का वर्ष ऐसा आया कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए। ऐसा क्या हुआ था इसमें? जैसे ये अंकित बाबा और जो सन्नी रिटोलिया है, दोनों भाई है और हिमांशु भी गांव का ही है। तो ये आपस में पहले दोस्त थे। तो अंकित और बाबा के परिवार के या उनके कोई ख़ास नियर डियर ने एक बस ली थी, जो प्राइवेट, जो सहकारिता बसें जो गांव में चलती है, परमिट वाली बसें। तो वो बस चलाते थे। तो उसमें रोज़ाना किराए को लेके कोई जैसे लड़के आसपास के गांव के वो कोई कभी टिकट नहीं लेते थे, कभी कुछ बात होती थी, कभी कुछ होती थी। तो वो बस को लेके काफ़ी दिक्कतें होती थी उनको चलाने में। तो हिमांशु और हिमांशु के दोस्त उस बस के संरक्षण के लिए लगे थे और वो बस के साथ साथ बाइक पे चलते थे। कोई अगर कुछ कहता था तो उनको धमका धमकू देते थे। इतना ये पहले ऐसे ये स्टार्टिंग हुआ। तो यानी कि जो प्राइवेट बस ली थी उसकी प्रोटेक्शन के लिए हिमांशु बाबू के गैंग ने संभाल ली थी, जो उनके साथियों ने। फिर बाद में क्या हुआ? तो फिर वो जैसे बाइक पे चलते थे, तो फिर बाद में बाइक के बाद उनको एक कार दी गई कि भाई बस के साथ बाइक चलने में ना बड़ा दिक्कत होती है। तो बस स्पीड में होती है और बाइक जो है वो इतनी स्पीड में नहीं चल पाती। या एक लेवल भी बढ़ जाता है, एक लेवल भी बढ़ जाता है भाई। तो अगर खौफ जमाना है तो हाँ, गाड़ी में। तो बस के प्रोटेक्शन के साथ साथ एक कार ली गई जो हिमांशु के जो साथी थे उनको दी गई थी और वो लोन पे ली गई थी। हिमांशु
के साथियों को वो कार दी गई और वो जो लोन की जो किस्त की जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ वो अंकित के परिवार का के साथ हुआ। तो धीरे धीरे इनमें आपस में तकरार सी हुई और वो जो गाड़ी, वो जो ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गई, हाँ, वो किस्त नहीं भरी और फिर वो बाद में कागज़ थे वो अंकित के परिवार के पास थे और हिमांशु के पास गाड़ी थी। तो इनमें आपस में तकरार हुई, उन्होंने अपनी गाड़ी वापस मांगी, इन्होंने नहीं दी। तो ऐसे आपस में तकरार होती चली गई और धीरे धीरे एक दिन 2019 की बात है ये, और इन दोनों में आपस में कहासुनी हुई, कहासुनी झगड़े में हुई और एक दूसरे को चैलेंज दे दिया। ये हिमांशु और सन्नी रिटोलिया जो अंकित बाबा का भाई है उसके बीच में झगड़ा हुआ और इन दोनों ने आपस में चुनौती दी और कहा कि भाई आप गांव के स्टेडियम में आ जाइए। तो हिमांशु ने पहली बार ही ये सन्नी रिटोलिया पे फायर किया और उसमें इसी पे मुकदमा दर्ज हुआ हत्या के प्रयास का, जब इसकी उम्र जो है हिमांशु की महज 17 वर्ष थी। तो उसके बाद अरेस्ट भी हुआ। उसके बाद हिमांशु को गिरफ्तार किया गया और ये सुधार गृह जो है हिसार में, बोस्टन जो जेल होती है बाल सुधार गृह, उसमें भेजा गया। वहाँ से जेल ब्रेक की गई थी, 6 या 7 बंदे उसमें से भागे थे, उनमें से हिमांशु बाबू भी एक था। और जैसे ही बाद में जब हिमांशु जेल में गया तो ये आम जो गांव वाले जो बताते हैं या पुलिस के लोगों ने जो बाद में इस हिस्ट्री के पता लगाया तो ये सामने आया कि जो हिमांशु जेल में जाने के बाद अंकित बाबा के जो बंदे थे वो हिमांशु भाऊ के लोगों को परेशान करने लगे। तो वो फिर वहाँ से गैंगवार जो आपस में चली, तो हिमांशु ने फिर वापस आके और इनकी आपस में तकरार हुई। इसी बीच में अंकित उर्फ बाबा और सन्नी रिटोलिया, इनकी तरफ से हिमांशु के जो है चाचा के लड़के रोहित बजरंगी और एक और माड़ू, राजेंद्र माड़ू की हत्या कर दी गई थी। तो वो गैंगवार फिर बाद में बढ़ती चली गई। उसके बाद हिमांशु भाऊ की तरफ से हंसे जो है वो अंकित बाबा के तरफ से था, हंसे उसकी हत्या की गई। और अभी जो रिसेंटली जो हुई है वो भी अंकित बाबा के चाचा लगते हैं अनिल, उसकी जो बेरहमी से हत्या की गई है। तो ये जो पहले दोस्ती, फिर कहासुनी, फिर जेल जाना, फिर ये सब चीज़ें, अब दोनों तरफ से 2-2 लोगों की हत्या हो चुकी है। ये कुछ वैसा नहीं है जैसे कारोर में हुआ था। कारोर में भी देखो कितनी एक के बाद एक, हालांकि कहानी वहाँ थोड़ी सी अलग थी लेकिन वहाँ भी 2 धड़े बने हुए हैं और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वहाँ तो बहुत ज़्यादा कई। हाँ, कारोर में एक श्री भगवान सरपंच होते थे, पहलवान भी थे और वो 7 भाई थे और उनका काफ़ी बड़ा गांव में दबदबा था। और एक वहाँ पे जो दूधिया के साथ जो झगड़ा हुआ, तो वो दूधिया के परिवार के साथ श्री भगवान सरपंच का परिवार का झगड़ा हुआ और दोनों ही जो गैंग है वो उसमें तो और भी ज़्यादा हत्याएं हो चुकी है कारोर में तो। और सरपंच के परिवार के तो 5 भाइयों की हत्या हो चुकी है में भी, और उनके और भी जो 7 गैंग से जुड़े हुए थे उनकी भी हत्या हो चुकी है। उधर से अनिल छिप्पी जिसको बोलते हैं दूधिया का, वो अब लॉरेंस बिश्नोई के साथ बाद में मिल चुका था और फिर उन्होंने सरपंच के परिवार पे हमले किए। उनके जो नियर डियर थे, गैंग से जुड़े जो लोग थे, उन पे भी काफ़ी मर्डर करवा चुके हैं। तो रिटोली पे हम आते हैं क्योंकि आज का हमारा जो खास मुद्दा है हरियाणा की एक ऐसे गाँव जो पहलवानों के नाम से, फौजियों के नाम से, कर्मठ किसानों के नाम से, मुक्केबाजों के नाम से, मुक्केबाज इंटरनेशनल मुक्केबाज भी रिटोली गांव से है, तो सेना में जवान है वो। तो उस गांव की हम बात कर रहे हैं कि कैसे गांव की कायाकल्प होगी। अब गांव में क्या हाल है, क्योंकि इन दोनों ने जो किया पूरा गांव डिवाइडेड होगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होंगे जो एक तरफ होंगे, दूसरे होंगे और बाकी न्यूट्रल भी होंगे, लेकिन गांव का मसला है इसलिए चुप रहना पड़ता है। देखो, गांव में 2 गैंग है और दोनों गैंग जो आज के टाइम में वो बहुत ही पावरफुल है, उनके साथ यंगस्टर काफ़ी जुड़ चुके हैं।
और हिमांशु भाऊ की तो हम बात करें तो वो इंटरनेशनल नेम फेम हो चुका है गैंगस्टर। टॉप 5 इंडिया के अगर गैंगस्टरों की बात की जाए तो उनमें से हिमांशु भाऊ एक है। मतलब इतना नोटोरियस हो चुका है। हाँ, आज उसकी 22-23 साल की एज हुई है और आज वो अमेरिका में बैठा है। पोर्चुगल, वहाँ से पोर्चुगल चला गया है बताया जा रहा है। पुर्तगाल में पहले थे और उसके बाद यूएस में चले गए, तो ये पुलिस का कहना है। तो वो अब पूरा जो गैंग जो है ऑपरेट यूएस में बैठ के कर रहा है। तो एक तो मुख्य सवाल ये उठता है कि जो हमारा यूथ है, खास करके रिटोली गांव का जो है, वो इन सब से जुड़ क्यों रहा है? उनको पता है कि आखिर में या तो उनकी बची हुई ज़िंदगी जेल में कटेगी या पुलिस की गोली पे उनका नाम लिखा है। उसके बावजूद भी ये लोग ऐसे गैंग से जुड़ते हैं और बड़ा ही प्राउड महसूस करते हैं कि जैसे उनको पता नहीं क्या मिल गया हो। इसके पीछे जो साइकोलॉजी मैंने पता की है, जो मनोविज्ञान मैंने पता किया है, इसके पीछे मुख्य 3-4 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि अपना जो एग्रीकल्चर है, मेन व्यवसाय हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर भी ऐसे ही गैंगस्टरिज्म है। वहाँ पर हमारा मेन ऑक्यूपेशन खेती है। खेती से हमारा यूथ डिस्कनेक्ट हो चुका है क्योंकि वो रेम्यूनरेटिव नहीं रहा, उसमें मुनाफा तो है ही नहीं। कर्जे पे कर्जा, ज़मीन कुर्क हो जाती है। दूसरा कारण है कि जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी कंपटीशन आप लड़िए, उतना इंटेलिजेंस और उतना एप्टीट्यूड सबके पास नहीं होता। तो जो यूथ या सिफारिशी चाहिए या पैसा चाहिए। अब ऐसे में जो हमारा यूथ जो बच गया, क्योंकि सभी तो उस कैटेगरी में फिट नहीं होते, वो करे तो करे क्या? घर सबको चलाना है, शौक़ सबके हैं। आजकल का यूथ को चाहिए एक अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। और हमारे हरियाणा में तो कल्चर है कि बच्चे को अखाड़े में भेज देते हैं, तो थोड़ा सा बाजू में दम हो जाता है, किसी की सुनता नहीं है। और एक वो पुष्पा फिल्म आई ना, झुकेगा नहीं साला। तो हमारे यहाँ यूथ में एक ये है कि मैं किसी की सुनूंगा नहीं, मैं किसी से दबूंगा नहीं, और अगर कोई परेशान करेगा, कोई भी कुछ भी होगा तो सीधा उसको उड़ा दूंगा। नहीं, इसमें जो आप बात कर रहे हैं ये हम ओवरऑल अपने पूरे हरियाणा के एक जो कल्चर है उसके आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जो रिटोली में जो ये 2 लड़कों का गैंग जो चला और ऑपरेट कर रहे हैं ये दोनों, इनकी तो कोई बैकग्राउंड जो है वो कोई स्पोर्ट्स की भी नहीं है कि भाई वो पहलवान थे या कोई, क्योंकि 17 साल की उम्र में वो पढ़ाई कर रहा था हिमांशु तो उस टाइम पे। वो लेकिन इनकी लड़ाई है तो दबदबे की ना। आज क्या लड़ाई है इनकी? अब तो ये है, वो मेन तो यही है कि जो गांव में दबदबे वाली बात है जो आपने बात की जी। और गैंग्स कल्चर जो है अपने हरियाणा में ना बहुत तेज़ी से फल फूल भी रहा है। और उसका कारण ये है कि फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट बचा ही नहीं है। करे युवा करे तो करे क्या करे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर युवा को हथियार उठा लेना चाहिए, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। नहीं, युवा को हथियार तो उठानी चाहिए, अच्छे युवा भी है। आप ये देखिए ना, आप मैं रिटोली गांव की बात करूंगा तो संजीत सिंह रोवा है, हर सेना में जवान है वो, और इंटरनेशनल बॉक्सर है। पता नहीं उसकी अगर आप पदकों की अगर आप उनको गिनने लग जाए तो आप गिन नहीं पाएंगे, इतने पदक उसके पास है। वहाँ पे अच्छे पहलवान निकले हैं रिटोली से, अच्छे कबड्डी के प्लेयर वहाँ से निकले हैं। और वहाँ पे बहुत ऐसे स्पोर्ट्स में गए हैं कि जिन्होंने रिटोली का नाम काफ़ी चमकाया है, देश में विदेश में, पुलिस में, जवान, सेना में। इतने सारे गांव, एक छोटा सा गांव है, 5000 घर वहाँ पे होंगे और उसमें ज़्यादा आबादी भी नहीं है, 1500 मकान है, सॉरी। तो इतने सब होने के बावजूद और आज जो गांव के लोग हैं वो ऐसे धड़ों में बट गए हैं। वो एक हिमांशु गैंग जो है, हिमांशु की तरफ झुकाव है उनका, एक अंकित बाबा की तरफ झुकाव है, और बाकी जो कुछ लोग हैं वो न्यूट्रल है, वो बोलते ही नहीं। बस वो ये है कि जैसे तैसे चुप रह के और अपने परिवार में अपने बच्चों का पालन पोषण करे, उनको अच्छी राह दिखाए। अब गांव में एक और भी तो बड़ी बात है कि कोई भी जो नया लड़का है, अब अगर वो परिवार की नज़रों से थोड़ा सा भी दूर होता है तो या तो अंकित बाबा के ग्रुप में शामिल हो जाता है या हिमांशु भाऊ के ग्रुप में शामिल हो जाता है।
ओपी जी, इसमें दो चीज़ें मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा। देखिए, इसका कारण खोजना ज़रूरी है, क्योंकि जो अंकित बाबा और जो दूसरे हिमांशु, ये तो दो व्यक्ति हैं, लेकिन अब बात दो व्यक्ति की नहीं रही। अब इसके अंदर ना सिर्फ रिटोली के आसपास के गांव के भी, और एक तरह से हिमांशु बाबू तो एक ऐसा नाम हो गया है कि हरियाणा से बाहर भी चला गया। ये ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है हरियाणा से बाहर भी, राजस्थान में भी, यूपी के अंदर भी। हिमांशु बाबू अब रिटोली और रोहतक तक सीमित नहीं है, आपने सही कहा। हिमांशु बाबू आज के टाइम में दहशत का नाम है, और उनका जो अपना अपराध करने का जो एक नया जो ट्रेंड है वो ये है कि जब भी किसी पे वो किसी का मर्डर करवाते हैं दूसरे गैंग के बंदे का, या किसी से फिरौती के लिए कॉल करते हैं, या किसी को वैसे कोई प्रेशर डालते हैं किसी पे, तो उनका एक पहचान है कि 18 से 20 फायर उस पे कीजिए, इससे ज़्यादा 40-50 तक भी ये फायर है कीजिए। दहशत। अगर मर्डर करना है तो एक गोली में हो सकता है, लेकिन दहशत अगर डालनी है तो अभी हिमांशु भाऊ गैंग के जो दो नाम सामने आए, जिसमें हिमांशु का नाम ना ज़्यादा एकदम से तेज़ी में आया, और वो हरियाणा से बाहर उसका नाम जो हुआ वो एक तो हुआ दिल्ली में जो राजौरी गार्डन में एक बर्गर किंग पे जो हत्या हुई थी, उसमें 40 गोली मारी गई थी उस बंदे को, 40 गोली। और उसकी जो सीधे सीधे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे उसकी जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ ने ली, और उसके भाई जिसको कहते हैं नवीन बाली, उन दो लोगों ने उसकी खुलेआम उसकी जिम्मेदारी ली है कि जैसे जो आप जो टेररिस्ट होते हैं और बड़े बड़े आतंकवादी संगठन होते हैं वो लेते थे कि भाई आज हमने ये जो बम ब्लास्ट हुआ है इसकी जिम्मेदारी फला आतंकवादी संगठन ने ली है। तो ऐसे जो अब ये गैंगस्टर है ये सीधे सीधे जिम्मेदारी ले रहे हैं। इसका मतलब ये है ना कि ये लोगों में दहशत फैलाने का काम इन्होंने किया। ऐसे ही एक वारदात हुई सोनीपत के मुरथल में गुलशन ढाबे के बाहर पार्किंग में, उसको भी इतनी गोलियां मारी गई, उसकी जिम्मेदारी भी ली गई। तो ये जो है ये अब जैसे फिरौती के लिए आप सोनीपत में के ही गोहाना में जो एक बड़ा चर्चित मामला हुआ, मातूराम हलवाई जो है, जो जलेबी जिसकी प्रसिद्ध है, उनसे रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी नहीं मांगी दी गई तो फिर वहाँ पे फायरिंग किए गए, वो भी 20-25 फायर किए गए। ऐसे ही जहाँ से भी ऐसी कोई बात आती है तो अगर 20 से ज़्यादा फायर किए गए तो सीधे सीधे बात जाती है कि हिमांशु भाऊ गैंग का काम है। तो ये दहशत ही है। दो कारण जो मैं मेंशन करना चाह रहा था, इसके पीछे दो कारण है। एक, हमारे हरियाणा के अंदर खाप कल्चर रहा है, यानी कि जो बड़े बुजुर्ग फैसला ले लेते थे वो फैसला फाइनल होता था, यानी कि घर के अंदर बड़े बुजुर्ग का पूरा कंट्रोल होता था। जब से खाप कल्चर, जब से बड़े बुजुर्गों की तौहीन होनी शुरू हुई है, जब से उनके हाथ से कंट्रोल युवा के हाथ में शिफ्ट हुआ है, तब से ये चीज़ होनी शुरू हो गई है। क्योंकि आप देखिए कि हमारे दादा ने, परदादा ने कितना मुफलसी का, कितना गरीबी का समय देखा है कि ऐसी ज़मीन जब ये हमारा हरियाणा अलग हुआ पंजाब से, हमारे हरियाणा को ऐसी ज़मीन मिली थी जो मतलब उसके लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की है, पसीना बहाया। पसीना नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने हाथ गड़ाए हैं। मुफलसी में वो भी तो समय निकाला उन्होंने, और बड़ा परिवार होता था। लेकिन आज का युवा सिर्फ अपना खर्चा निकालने के लिए ये देखिए इस तरह के क्राइम में। तो एक बड़ा रीज़न है कि बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान, इज्जत, खाप कल्चर कमज़ोर हुआ। और दूसरा एक बहुत बड़ा जो जिसने सबसे ज़्यादा मतलब खराबा कर रखा है वो है सोशल मीडिया के अंदर जो रील कल्चर आ गया है, जो यूट्यूब के अंदर, जो फेसबुक के अंदर उसका मिसयूज़ हो रहा है। आप ये देखें जितने भी ये बड़े बड़े गैंग हैं, चाहे वो अंकित बाबा हो, चाहे वो हिमांशु बाबू, लॉरेंस बिश्नोई हो, किस तरह से ये अपना जो कुछ भी ये काम करते हैं और किस तरह से खुलेआम उसको सोशल मीडिया फैलाते हैं। हमारे यूथ को वो कैप्चर कर लेते हैं। हमारे यूथ को क्या चाहिए? इंस्टेंट फेम चाहिए, इंस्टेंट मनी चाहिए, ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना सिस्टम जो है ना इसने हिला रखा है। और
आज के युवा को दबदबा चाहिए, आज के युवा को बाहर से वैलिडेशन चाहिए, वाह वाह चाहिए। और एक बार ज़रूरी नहीं हर जो भी मर्डर करता है वो अपने किसी रिलेटिव की डेथ नहीं, वो गैंग के नाम पे भी करते हैं कि भाई हाँ मैं इस गैंग का हिस्सा हूँ और इस गैंग का ये आदेश आया है तो कर देते हैं। हो सकता है मारने वाले से वो कभी मिला भी ना हो, उससे कोई बातचीत भी ना हो, उससे कोई लेना देना ही ना हो, लेकिन गैंग का हिस्सा हूँ मैं और ये काम दिया गया है, उसको टास्क समझिए। जैसे वीडियो गेम में नहीं उड़ाते हैं वैसे ही उड़ा देते हैं। हाँ, तो वो वही तो मैं कह रहा ना कि इन्होंने अपना गैंग जो है इतना बड़ा बना लिया, क्योंकि देखो नाम इनके इतने अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे हिमांशु तो एक साधारण सा नाम है, लेकिन हिमांशु भाऊ, जैसे हिमांशु भाऊ आता है तो एकदम से लगता है कि वही वास्तव में बड़ा बहुत गैंगस्टर है और एक आकर्षित करने वाला नाम है भाऊ। ऐसे ही अंकित है, अंकित सिंपल नाम है लेकिन अंकित बाबा, भाऊ और बाबा, लॉरेंस बिश्नोई, ये वजन डालने के लिए। लॉरेंस बिश्नोई का देखो कितना बड़ा नाम हुआ, गोल्डी बराड़, भंबिया ग्रुप, नीरज भवाना। अब जैसे हिमांशु भाऊ जब शुरुआत की, उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो ये नीरज भवाना के साथ मिला। नीरज भवाना पहले से ही बड़ा गैंगस्टर है, उनका बड़ा नाम है दिल्ली में। और नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई का आपस में 36 का आंकड़ा है। तो लॉरेंस बिश्नोई, अब हिमांशु भाऊ ने और बड़ा नाम अपना करने के लिए सीधे लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे डाली, जो कि बहुत बड़ा इंटरनेशनल गैंगस्टर है अपने आज के टाइम में। तो हिमांशु भाऊ 22 साल का लड़का, और जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई को खुली धमकी देता है, उसके बाद रातों रात हिमांशु भाऊ जो है पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसियाँ, आईबी, इंटेलिजेंस सब की नज़रों में आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं, अब आप देखोगे जब 22 साल के लड़के का इतना बड़ा नाम अपराध की दुनिया में है, तो जो 18, 19, 20 साल के जो एज ग्रुप के जो लड़के हैं और जो पढ़ाई में जैसे +2 किया या पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाए, कॉलेज में गए, कॉलेज में भी उनका वो एक सर्कल ऐसा है कि जिसमें वो गाड़ी, वो काले शीशों की गाड़ी, वो ब्रांडेड शूज़, जीन्स, वो जो कल्चर है, फिर वो उससे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है यूथ। आज देखोगे, एक जेल सुपरिटेंडेंट से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, ये जो आसपास की जो जितनी भी जेल है, उनमें हिमांशु भाऊ गैंग के बहुत सारे लड़के बंद हैं। इसके साथ साथ जो आपने बताया, पिछले दिनों हरियाणा पुलिस ने एक बहुत बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गांव-गांव में जाके, और उसके पीछे क्या बैकअप था उनका, उन्होंने अपने आईटी के एक्सपर्ट इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन पे अपने बैठाए कि ये जो गैंग ऑपरेट होता है वो कैसे होता है, कैसे ये यूथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने पाया कि गांव के अंदर छोटे, मैं ये कह रहा हूँ कि 10वीं में पढ़ने वाले, 12वीं में पढ़ने वाले, इवन 13-14 साल के बच्चे भी उस गैंग का इंस्टाग्राम आईडी बना करके उनका हिस्सा है। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको वो गन देख करके, और वो जो जिस तरह से हमारे सॉन्ग्स वगैरह गन कल्चर पे जो गाने आए हैं, हाँ, वो भी जो ये सब कुछ हो रहा है ना, वो उसी अट्रैक्ट है। वो उसकी ग्रेविटी नहीं समझते कि तुम किस चीज़ का हिस्सा बन गए हो, कल को तुम्हारे दिमाग में क्या फीड किया जा रहा है और कैसे तुम किसी गैंग का हिस्सा बन जाओगे। और पेरेंट्स को पता ही नहीं है, क्योंकि आजकल के हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इतने शायद सोशल मीडिया सेवी नहीं है, तो उनके बच्चे किसी ना किसी गैंग का हिस्सा हैं, उस लाउड म्यूजिक को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन वो ना कि पुलिस जब ढूंढने पे आए तो वो आईडी से पहुंच जाती है सारी चीज़ें। तो बाद में उनके पेरेंट्स को समझाया गया, बताया गया, उनका सोशल मीडिया अकाउंट बंद करवाया गया, बैन करवाया गया, और उनको एक वार्निंग भी दी गई। तो इस तरह से इतना डीप पेनिट्रेट कर चुके हैं ये जो इस तरह के जो ऑनलाइन गैंग चलाते हैं सोशल मीडिया। इसमें एक और भी मैं समाज को भी मैं जिम्मेदार मानूंगा इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हम देखते हैं और हमने तो काफ़ी अखबारों में जब हम
काम किया है, इतने लंबे समय पत्रकारिता की है, तो मुझे याद है कि कई गांव में आपस में ऐसे ही गैंगवार होती थी और उनमें 10-10, 20-20 लोगों की हत्याएं भी हो चुकी थी। और गांव में ऐसी हालात में कोई बाहर का कोई व्यक्ति अपनी बेटी का रिश्ता भी नहीं करने की सोचता था। गांव की जो लड़कियां, उनकी शादियां नहीं होती थी। गांव में कोई आदमी अपना कारोबार नहीं कर सकता था, लोगों से कोई ज़्यादा संपर्क नहीं कर पाता था, क्योंकि ये ऐसा होता ना कि भाई कोई भी एक समझदार शरीफ आदमी जो है, जो छोटी मोटी नौकरी से, किसानी से, खेती से अपने परिवार को चलाता है, वो ऐसे गांव के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा। तो जब पहले भी ऐसे कई गांव में, हरियाणा के कई गांव में ऐसी गैंगवार थी, ऐसी दुश्मनी थी जो कि दशकों से चली आ रही थी, खाप पंचायतों ने वहाँ पे अगुवाई की और खाप पंचायतों ने वहाँ पे उनके बीच समझौता करवाने के लिए पहल की। 1 पंचायत हुई, नहीं फैसला हुआ, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई। आखिरकार पंचायतों ने दोनों परिवारों को मिलवाया और उसके बाद ये जो खून खराबा उनके बीच में होता था, जो दशकों से कभी नहीं बंद हो पाया था, वो खापों ने अपने प्रयासों से, अपनी जो समाज का जो एक सिस्टम होता है उसको आगे ला के उस सिस्टम से वो दुश्मनाई ख़त्म करवाई। तो आज आप देखोगे तो खाप पंचायतें कभी ऐसे गांव में, कभी ऐसी दुश्मनाई को दूर करने के लिए अब पहल नहीं कर पाती। इसके पीछे क्या कारण है? खाप पंचायतें जो है वो कमज़ोर हो गई है, या खाप पंचायतें जो यूथ है वो खापों की अहमियत को जानना या समझना भूल गया है? क्या कारण है? ये खाप जो है एक सोशल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है और ये काफ़ी लंबे समय तक इसने ग्रामीण इलाके को बहुत कुछ दिया, बहुत बड़े बड़े मसले सॉल्व किए हैं। लेकिन पिछले दिनों पॉलिटिसाइजेशन ऑफ खाप्स, उसने खाप पंचायत को एक ऐसा डेंट मारा है कि उनका सोशल रेलिवेंस ही ख़त्म कर दिया है। क्योंकि अब खाप चौधरी जो हैं, इतनी बड़ी पगड़ी की जिम्मेदारी होती थी उनके ऊपर, खाप चौधरी के ऊपर। कोई तपे का प्रधान है, कोई गोत्र का प्रधान है, जिस तरीके से भी अपना एक सिस्टम होता था। तो लेकिन जब से ये पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, कोई कांग्रेस का है, कोई किसी और पार्टी का है, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन और उनका बस एक ही एम हो गया कि तुम्हारी सोशल एक प्रेजेंस है, नेता तुम्हें राम राम तुम्हारी लेता है तो तुम अपने लड़के फिट करवा लो, अपने रिश्तेदार फिट करवा लो। जब से ये काम शुरू हो तो समाज भी तो देखता, समाज तो आईना दिखा देता है। तो उस खाप चौधरी की वैल्यू वहीं ख़त्म हो गई। और फिर जब पंचायत में खड़ा होकर के वो व्यक्ति बोलता है तो उसके बोलने में वो वजन, वेट, बोल के वजन कम हो जाता है। वो नहीं रहा। तो मैं ये मानता हूँ पॉलिटिसाइजेशन एक, और दूसरा बड़ा कारण है खाप नई युवा पीढ़ी की सोच को नहीं पकड़ पा रही है। उनके हिसाब से ना अपडेटेड है, ना अपग्रेडेड है, और ना ही उनके मुद्दों की समझ रखता है। हालांकि अभी धीरे धीरे बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है। जैसे 2012 में सारू खाप महापंचायत हुई थी बेबीपुर गांव में। उन्होंने भ्रूण हत्या को लेकर के, सुनील जागलान सरपंच थे उस समय, उन्होंने उठाया। कितना रेलिवेंट, कितना बर्निंग इशू है। पूरे देश में आज उस कैंपेन की बड़ी ऑनर किलिंग को 9 जून को सेल्फी विद डॉटर का वो भी है, एनिवर्सरी भी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके अलावा जो ऑनर किलिंग को लेकर के इशू है, तो मैं ये मानता हूँ कि धीरे धीरे खापों ने पहल लेनी शुरू की है। और जब जब खाप पॉलिटिकली न्यूट्रल रहेंगी तो उनका सोशल रेलिवेंस भी रहेगा, उनकी उसमें वजन भी रहेगा। और खाप पंचायतों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के दोस्त हो सकते हो, उसमें मदद कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर आप नहीं हो। कॉन्स्टिट्यूशन की आपको लीगल नॉलेज होना बहुत, जो कुछ भी आप करें वो लीगली बाउंड हो आप। यू आर ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन। जो कुछ भी करें इन दी वेलफेयर, इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड द कंट्री एंड द सोसाइटी होना चाहिए। तो खापों को भी, जैसे जो खापों के हमारे प्रतिनिधि है, उनको जो पहले हम देखते थे खाप में जो फैसला हो जाता था, वार्डिंग होता था, समाज के लोग उनको मानते थे, चाहे वो आरोपी पक्ष है चाहे वो विक्टिम पक्ष है।
दोनों पक्ष अगर खापों ने कोई डिसीजन लिया तो उसको मानते थे। और वो पहले तो गांव में अगर कोई नहीं मानता था तो उसका वो सामाजिक बहिष्कार करने की परंपरा भी हम खापों में देखते रहे हैं कि अगर कोई पंचायती फैसले को, कोई खाप के फैसले को नहीं मानता है, अगर वो गाम राम जो बोलते हैं, गाम राम से भी कोई अपने आप को बड़ा समझने लगता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। एक धल्ले का उन पर फाइन भी लगाया जाता था, कुछ इस तरह की नहीं, सामाजिक बहिष्कार किया, वो हुक्का पानी उसका बंद हो जाता था, उसको गांव में कोई दुकानदार सामान नहीं देता था, कोई उनको दूध शीत लस्सी नहीं देते थे। लेकिन ये गैर कानूनी भी है, गैर कानूनी है ये, मतलब उस परिवार को ऐसा नहीं है कि आइसोलेट नहीं किया जा सकता, आइसोलेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक सामाजिक प्रेशर कह सकते हैं कि सामाजिक दबाव डालने का एक तरीका होता था। मैंने यही कहा कि अब खापों को नई तरीके डिवाइस करने पड़ेंगे। लेकिन उस टाइम पे खाप पंचायतें जो है या खाप प्रतिनिधि हमारे सब गांव के बीच में खड़े होकर बोलते थे तो सही को सही बोलते थे, गलत को गलत बोलते थे। ये बहुत बड़ी बात है। आप सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे तो आपकी बात की अहमियत होगी। नहीं, अहमियत होगी, उसके बावजूद भी किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी परिवार को गांव में आइसोलेट किया सके। इसके साथ साथ जो आप बात कह रहे हैं वो बहुत बड़ी है कि जो हमारे एल्डर्स की विजडम होती थी वो हर चीज़ को इवेलुएट करते थे, हर चीज़ को नापातोली करते थे और वो हर चीज़ का ध्यान रखते थे, तो उसके बाद फैसला लिया जाता था और वो फैसला समाज हित में होता था, गांव के हित में होता था, लोगों के हित में होता था। शायद इसीलिए उसकी इतनी इम्पोर्टेंस, उसका इतना वेट होता था। पहले कोई भी अगर पुलिस में कोई शिकायत हो जाती थी गांव में आपस में, जैसे वो 751 की भी क्यों ना हो, 751 की तो एक छोटा सा कहा सुनी होती है, उसी में 751 का एक मुकदमा दर्ज होता था। आप 751 की अगर एक FIR किसी थाने में हो जाती थी तो दोनों पक्ष के लोग, गांव के मौजूद लोगों को अपने अपने पक्ष के कह सकते हैं, या गांव के 10 लोगों को 20 लोगों को थाने में ले जाते थे और थाने में पुलिस के सामने वो जिम्मेदारी लेके आते थे कि भाई इस मामले को हम सुलझा देंगे, आपस में इन दोनों भाइयों को हम समझा देंगे, इन दोनों पक्षों को हम समझा देंगे। वो चीज़ें आगे बढ़ने से पहले ही ख़त्म हो जाती थी, वो केस वापस थाने से वापस उठा लिया जाता था, फिर वो दोनों गांव। तो ये जो चीज़ें हैं जो आज आप बात कर रहे हैं हिमांशु बाबा, अंकित बाबा की, अगर ये जब कहा सुनी हुई पहली बार इन दोनों के बीच में, अगर दोनों परिवारों के लोग आपस में गांव के लोगों के साथ बैठ के, या गांव के लोग इन दोनों परिवारों को आपस में बिठा के इनके गिले शिकवे अगर उसी टाइम दूर कर देते तो आज ना तो हिमांशु भाऊ इंटरनेशनल गैंगस्टर बन पाता और ना जो सन्नी रिटोलिया और अंकित बाबा है वो जेल में होते, और 4 लोगों की हत्या गाँव में हो चुकी है। तो ये लोगों का जो पहले आपस में सामूहिक रूप से जो प्रयास होते थे कि भाई झगड़ा हो गया तो बीच में 10 आदमी आके और वो एक दूसरे को समझा देते थे, लेकिन अब एक डर भी लगने लग गया। अंग्रेज़ों ने हरियाणा के गांव के बारे में बड़ा सुंदर लिखा है। उन्होंने कहा है कि ये जो हरियाणा के गांव है ना, ये रिपब्लिक है। रिपब्लिक कहा जाता है उस एरिया को जो अपने आप में परिपूर्ण है, यानी कि इनको बाहर से कुछ नहीं चाहिए। पहले गांव की जितनी भी ज़रूरतें होती थी, जो कुछ भी सिस्टम चाहिए था वो गांव में प्रेजेंट था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुई, जैसे जैसे चीज़ें खुली, उस तरह से गांव जो है सब कुछ डिपेंडेंट होगा शहर के ऊपर। आप देखिए गांव के लोग सब्जी खरीदने भी शहर आते हैं, दूध लेने भी, जबकि गांव में सब कुछ होता है। अब गांव के लोग हैं वो गांव से सब्जी लाना पसंद करते हैं, वहाँ से अनाज लाना पसंद करते हैं। तो इसीलिए अब हरियाणा गांव रिपब्लिक नहीं रहा, क्योंकि वो अपनी ज़रूरतों के लिए बाहर डिपेंड रहा। लोगों ने माइग्रेट किया है, अब लोग खेती करना पसंद नहीं करते, पशुपालन करना पसंद नहीं करते, बहुत सारे कारण। सोशल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो खापों का सिस्टम था, अगर कोई बातचीत हो जाएगा, पहले एक छोटी मंडली उसको सुलटाएगी, पन्ना सॉर्ट आउट करेगा, थोड़ा सॉर्ट आउट करेगा, नहीं तो गाँव की पंचायत होगी, नहीं फिर तप्पे पे जाएगा, मतलब एक सिस्टम था। वो सिस्टम तो सारा बिखर गया है। तो जो आज का हमारा ये हमारा जो आधुनिकता की जो अंधी दौड़ है, ये भी इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो गांव की जो सादगी और जो आपस में भाईचारा
आपस में गांव में। अब आप ये देखिए कि गांव में आप जाइए, पहले गांव में आप जाते थे शाम को सुबह किसी भी टाइम, तो आपको ना पूरे गांव का जो यूथ है वो कबड्डी खेलता मिलता था, वो कुश्ती करते मिलते थे अखाड़े में, वो हॉकी खेलते मिलते थे, फुटबॉल खेलते मिलते थे स्टेडियम में। लेकिन अब देखोगे आप तो यूथ जो है वो, उनका जो लाइफस्टाइल आप देखोगे एकदम से गांव में घुसते ही, तो आप समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारे जो गांव की जो सादगी थी, जो आपसी भाईचारा था, वो आधुनिकता की दौड़ में नहीं अंधा हो उसके चुका है, कारण लुप्त हो चुका है। नहीं उसका कारण भी हमारे जैसे लोग ही हैं, जिसको थोड़ी सी कामयाबी मिली शहर में शिफ्ट हो गया, गांव में जाके वापस गांव को देना, गांव के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करना, योगदान देना, सेल्फलेस सर्विस करना। ज़्यादातर लोगों ने अपनी जड़ों से दूरी बना ली है, क्योंकि गांव में सभी समझदार नहीं होते, समझदार लोग 20% ही होते हैं। वो 20% शहर शिफ्ट हो गया, गाँव में जो बचे हैं उनको तो जो आता है वही करेंगे। अब इस तरह से मुझे लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, कामयाब लोग हैं, दूरदर्शिता वाले लोग हैं, वो वीकेंड पे या जब भी समय मिले गांव जाएं, गांव के अंदर कंट्रीब्यूट करें, गांव का माहौल बदलेगा, हवा बदलेगी और कामयाबी की ललक उनको भी पड़ेगी, वो भी मेहनत करेंगे, वो भी पढ़ाई करेंगे। गांव में लाइब्रेरी खुलवा सकती है लड़कियों के लिए, शिक्षा के लिए, जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनके लिए प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है। गांव का माहौल बदलना की जिम्मेदारी आप जैसे, समाज हमारे के जैसे है, उस गांव के लोगों की है कि जो उस गांव में जाएंगे, उस यूथ को एक अच्छा मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है, जो गैंगस्टर के साथ लग रहा है या अपराध की दुनिया को बहुत अच्छा समझने लग गया है। तो उस यूथ को ये बताना है, उनको ये उनके दिमाग में ये बात डालने की ज़रूरत है कि भाई अपराध की जो दुनिया है, जिस रास्ते पे आप आगे चल रहे हैं, उसका अंत अच्छा नहीं है। जी, तो दोस्तों आज का जो हमारा ख़ास मुद्दा था वो था रिटोली गांव पर। रिटोली हरियाणा का दिल रोहतक, रोहतक का एक गांव रिटोली, और रिटोली के अंदर जिस तरह से गैंगस्टरिज्म में आपस के दो बचपन के दोस्त किस तरह से दुश्मन बन गए, और आज कितना बड़ा खून खराबा पूरे के पूरे ना सिर्फ रोहतक में बल्कि बाहर भी हो रहा है, और इसकी जिम्मेदारी किसकी है और क्या क्या इसके मुख्य कारण। दोस्तों सोचने वाली बात, ये हम सब की जिम्मेदारी है। एज ए समाज हम सब को कुछ ना कुछ बीड़ा उठाना पड़ेगा। तो ये तो एक गांव की हमने कहानी आपके सामने बताई है, दो दोस्त जो गैंगस्टर बने उनके बारे में हमने थोड़ा सा आपके सामने उनका इतिहास, उनकी बैकग्राउंड हमने आपके सामने रखी है। लेकिन ये कोई एक गांव की कहानी नहीं है। हरियाणा में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे गैंगवार है, आपस में दुश्मनी है, और जो यूथ है वो अपने अपने करियर बनाने की बजाय अपराध की दुनिया की तरफ अंधा हो के एक दौड़ में शामिल हो रहे हैं, गैंगस्टर्स को अपना आदर्श मानने लग गए हैं। तो उन सब यूथ को भी सोचने की ज़रूरत है, उनके अभिभावकों को भी सोचने की ज़रूरत है कि उनका बच्चा कहाँ पे रहता है, उनके जो कंपनी है, जो संगत है, वो कौन लोग हैं उसकी संगत में, ये भी अभिभावकों को देखना होगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि क्या सुधार हो सकता है, किस तरह से इन सब को रोका जा सकता है। नमस्कार। क्या अंकित बाबा और हिमांशु भाऊ आपस में दोनों परिवार या दोनों पक्ष एक हो सकते हैं, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं, और इसके लिए क्या सुझाव आप हमें देना चाहेंगे, इसके लिए कमेंट्स करें। नमस्कार।